ब्रेनिक आईएएस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही थी फॉर यूपीएससी, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का देख लिया था, जिसमें थे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और ये जो पार्ट 1 है ये बात कर रहा था यूनियन और इंडिया की टेरिटरीज के बारे में। अब आते हैं पार्ट 3 पर, जो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। आप कहेंगे सर बीच में आपने पार्ट 2 नहीं पढ़ा है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, वो मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, पार्ट 3 पर। तो ये शब्द है जो फंडामेंटल और राइट्स। फंडामेंटल क्या होता है? जिसके बिना कोई भी सिस्टम फंक्शंस नहीं कर सकता अच्छे से। जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, उसी तरह जो हमारा संविधान है उसके जो फंडामेंटल यूनिट है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में मेंशन है। और दूसरा शब्द आता है राइट्स। राइट्स या अधिकार, ये क्या होता है कि जो हमारे सिटीजन हैं भारत के, उनके कुछ अधिकार हैं, इसको स्टेट ने भी एक्सेप्ट किया और सोसाइटी ने भी रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उनको हम अधिकार बोलते हैं। और जैसे फंडामेंटल राइट्स है या मौलिक अधिकार है, उनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो राइट्स मेनली 4 तरह के होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला ह्यूमन राइट्स या नेचुरल राइट्स, दूसरे होते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, और तीसरे होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और चौथे तरह के राइट्स हैं मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब इनको एक एक करके जानते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स या नेचुरल राइट्स, ये वो अधिकार हैं जो मतलब मानव होने के बिना पर आपको दिए गए हैं। मतलब ऐसे अधिकार जो आपको पैदा होने से लेकर आपको प्रोवाइडेड हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं या मानव हैं या ह्यूमन है, इसलिए आपको वो अधिकार प्रोवाइडेड हैं, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। सो दोज राइट्स विच एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ, ये होते हैं ह्यूमन राइट्स या नेचुरल राइट्स भी हम इनको कहते हैं। और दूसरे स्टैट्यूटरी राइट्स, ऐसे राइट्स जिनको किसी भी देश की विधि या लॉ प्रोटेक्ट किए हुए है। मतलब अगर उनका वायलेट होते हैं तो आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए भी जो प्रोसीजर हैं, तो आप वहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकार को हमारे विधि या लॉ ने प्रोवाइड किया है। सो स्टैट्यूटरी राइट्स आर द राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ और स्टैट्यूट टू इंडिविजुअल्स। क्योंकि ऐसे अधिकार लॉ प्रोवाइड करा है तो ये लॉ ले भी सकता है, नए लॉ बना के ऐसे अधिकार ले भी सकते हैं। जैसे एमजी नरेगा वगैरह, ये अधिकार हैं। एमजी नरेगा आता है राइट टू वर्क के अंडर। दीज आर द स्टैट्यूटरी राइट्स। अब तीसरा आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान में एक स्पेशल जगह पर मेंशन है, जो है पार्ट 3। और ऐसे अधिकार जो सिटीजन्स हैं उनके वेरियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। उनके अधिकार लोगों का सरकार हनन ना करे, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए सरकार, और लोगों के सारे अधिकार छीन ना ले, इसलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। जो आपको पता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3। और ये फंडामेंटल राइट्स को हमने इंस्पिरेशंस ली थी फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। ये भी फंडामेंटल राइट्स के सिमिलर ही हैं। अब चौथा राइट्स आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऐसे राइट्स जो पार्ट 3 में मेंशन नहीं है बट हमारे संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। So rights available under the constitution but are not mentioned in part 3 is known as constitutional rights। तो अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड क्या क्या प्रोटेक्शन है। पहला, कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं बन सकता। देयर कैन नॉट बी अ लॉ दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और अगर ऐसा लॉ बनता है तो कोर्ट उस लॉ को खारिज कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। देन कोर्ट हैव द पावर टू स्ट्राइक इट डाउन। और अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है या मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है, तो वो डायरेक्ट जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, फिर हायर कोर्ट्स में जाए, फिर अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो ऐसी जो लंबी प्रोसीजर है उसको फॉलो किए बिना डायरेक्ट आप अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये फुली आपको प्रोवाइडेड है,
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोवाइडेड टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब सिटीजन्स अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत रहते हुए अपने मौलिक अधिकारों को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा दिया गया है संविधान में कि ऐसी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आर्बिट्री नहीं हो, मतलब उनका कोई तर्क हो, किसी बिना पर, उनका रीजंस के बिना पर प्रोवाइडेड है। ऐसा नहीं कि सिटीजन्स के राइट्स को आप दबाने के लिए आर्बिट्री रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिवली वर्डेड है, मतलब ये जो स्टेट्स हैं इनकी पावर्स पे लिमिटेशंस लगा रहे हैं, जिससे जो स्टेट्स हैं अपनी पावर को ओवर रीच ना कर सके और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको उनसे छीन ना सके। क्योंकि आपको पता है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब तो ये आपको भी याद हो गया होगा। तो स्टेट अपनी पावर को एब्सोल्यूट ना बना ले, इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं जो स्टेट की पावर पे लिमिटेशंस लगाते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल बोथ अगेंस्ट सिटीजन्स एंड स्टेट्स। और जैसे आपको पता है आर्टिकल 17 जिसमें बोला गया है कि एनी इंडिविजुअल, मतलब स्टेट और सिटीजन ऑफ द कंट्री जो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस ना करें, सो इट इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। सो आर्टिकल 17 दोनों का मेंशन है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड है और नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड है। जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइडेड हैं। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन आर्टिकल्स को छोड़ के वो बाहरी लोगों को या फॉरेनर्स को भी प्रोवाइडेड हैं या नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड हैं। तो ये कुछ प्रोटेक्शंस थी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। तो अब आते हैं पहले फंडामेंटल राइट्स को जो है आर्टिकल 12। उससे पहले ये बताया गया है कि कौन से आर्टिकल में कौन से राइट्स मेंशन है। जैसे आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, 23 और 25 में मेंशन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 to 28 रिलेटेड टू रिलीजन या रिलीजियस राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले आर्टिकल 12। इस आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कि क्या क्या स्टेट में इंक्लूड आता है। क्योंकि आगे आप जो फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन या स्टेट शैल नॉट डू दिस, तो स्टेट शब्द का मेंशन है। तो इसमें यही बताया गया कि जो स्टेट शब्द मेंशन है उसका क्या मतलब है। तो बोला गया है स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज। अब आपने देखा होगा कि जो लोकल और अदर अथॉरिटीज ये जो टर्म है, अब ये काफी वेग हैं, प्रिसाइज मीनिंग नहीं है। आप इसको काफी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं अदर अथॉरिटीज को तो, और लोकल को भी। कौन कौन सी बॉडीज ये लोकल के अंदर आती हैं ये अभी मेंशन नहीं है। तो फिर आगे जाकर इस जो टर्म है लोकल, उसकी जो एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए उसकी मीनिंग प्रोवाइड की गई थी। जैसे लोकल बॉडीज को बताया गया था कि बॉडीज दैट एक्सरसाइजेस लोकल पब्लिक फंक्शंस, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपल बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा। तो ये बॉडीज लोकल बॉडीज में आती हैं, तब भी सरकार ने इसको वेग रखा अपने फेवर में। और अदर अथॉरिटीज का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो मीनिंग प्रोवाइड किया और इसको डिफाइन करने के बाद भी काफी वेग रखा गया, क्योंकि सरकार इसको अपने फेवर में इंटरप्रेट कर ले और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइडेड अ नैरो मीनिंग टू द टर्म अदर अथॉरिटी। बोला कि एनी अथॉरिटी दैट एक्सरसाइजेस सोवरेन और गवर्नमेंट लाइक फंक्शंस कैन बी लेबल्ड एज अदर अथॉरिटी। मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट की तरह फंक्शंस कर रहे हैं तो उनको आप अदर अथॉरिटी लेबल कर सकते हैं। फिर इसके रिलेटेड एक केस भी हुआ, मोहनलाल जी ने केस किया। सो द केस इज नोन एज मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस। तो आपको पता है कि ये केस के नाम कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं केस करने जा रहा हूं, मेरा नाम है निखिल दुबे, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया, मान लो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया, तो केस का नाम होगा निखिल दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस 2024। जैसे लास्ट में जो ईयर दी गई है जिसमें मैंने केस किया था। सो सुप्रीम कोर्ट इन मोहनलाल वर्सेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस सेड एनी अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अदर अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। मतलब कोई भी अथॉरिटी ये तो पार्लियामेंट के लॉ के अंतर्गत बनाई गई हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई हो
या संविधान में मेंशन है कोई भी अथॉरिटी, तो उसको आप अंडर आर्टिकल 12 अदर अथॉरिटी कह सकते हैं। इसके बिना पर कह सकते हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं जैसे LIC, ONGC, IOCL, RBI, सेल एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको भी आप जो स्टेट है उसके डेफिनेशन के अंतर्गत बना सकते हैं, क्योंकि इनके लिए भी स्टेट्स ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लॉ बनाए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आल्सो कम अंडर अदर अथॉरिटीज। फिर इसके बाद आगे एक और केस आया, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब केस ऑफ 1981। इसमें आया था टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। इस टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था बताना कि कोई भी एंटिटी जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन में आ रही है कि नहीं। सो दिस डिफाइन वेदर अ एंटिटी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इस टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी में बोला गया कि अगर किसी एंटिटी में एंटायर जो शेयर कैपिटल है वो स्टेट का है तो वो अदर अथॉरिटी में आ जाएगा और जो टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी है उसको पास कर जाएगा, एंड दिस कम अंडर स्टेट। जो शब्द है स्टेट इसके अंदर आ जाएगा। इफ एंटायर शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय या सेंट्रल गवर्नमेंट तो दिस कैन बी लेबल्ड एज स्टेट। दूसरा बोला कि अगर उसको स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है तो भी वो टर्म स्टेट के अंदर आ सकता है। और तीसरा बताया गया कि अगर उसको स्टेट के द्वारा मोनोपोली प्रोवाइडेड है, सो इफ एनी अथॉरिटी इंक्लूड्स स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली दैट देन इट कैन बी लेबल्ड एज स्टेट। और चौथा वो बताया गया कि अगर कोई भी एंटिटी जिसमें स्टेट अच्छा खासा कंट्रोल एंजॉय कर रही है, इफ स्टेट्स एंजॉय डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑन एनी एंटिटी, सो उसको भी आप लेबल कर सकते हैं एस स्टेट। या पांचवा बोला गया कि ऐसी मतलब कोई भी एंटिटी जो पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है तो उसको भी आप स्टेट कह सकते हैं। तो क्या क्या बताया गया कि अगर एंटायर शेयर कैपिटल स्टेट का है सो आप उसको लेबल कर सकते हैं एस स्टेट, या स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, या स्टेट के द्वारा मोनोपोली प्रोवाइड कर दी गई है, या स्टेट उस एंटिटी में अच्छा खासा कंट्रोल एंजॉय कर रही है, या वो एंटिटी पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, सो दे कैन बी लेबल्ड एज स्टेट। अब पब्लिक फंक्शंस क्या है? ऐसे फंक्शंस जो लोगों के या पब्लिक के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, सो दिस कैन बी लेबल्ड एज स्टेट। अब एक और केस आया, एक और इंटरप्रिटेशन आई कि जैसे जुडिशरी है उसको आप लेबल कर सकते हैं स्टेट की नहीं, वेदर जुडिशरी इज ए स्टेट और नॉट। तो उसके लिए कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी के दो फंक्शंस रहते हैं, एक रहता है जुडिशियल फंक्शन और दूसरा रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अब जुडिशियल फंक्शन जैसे ऑर्डर्स, पिटीशन, डिस्प्यूट्स वगैरह को सुनना, है ना, लॉस को इंटरप्रेट करना, दिस ऑल कम अंडर जुडिशियल फंक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे स्टाफ की अपॉइंटमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है कि कोर्ट वगैरह को जो जुडिशरी है वो ही मेंटेन करती है मेंटेनेंस के लिए, या अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को बनाने के लिए, तो ये सब आते हैं अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो बोला गया कि जुडिशियल फंक्शन में जुडिशरी इज नॉट कंसीडर्ड एज स्टेट। जुडिशियल फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट नहीं है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही है तो जुडिशरी स्टेट है। तो कोर्ट ने बोला, और द कोर्ट हैज स्टेटेड दैट जुडिशरी परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट, व्हाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज स्टेट। तो ये था जो टर्म स्टेट है उसका मतलब, और ये था हमारा आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ऐसे लॉस के बारे में बताया गया है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके डेरोगेशन में या उनके अगेंस्ट हैं, जिसमें जो पहला क्लॉज है वो बोलता है कि ऑल लॉस एनफोर्स इन इंडिया इमीडिएटली before the commencement of constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void।
मतलब इसमें बताया गया कि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कमेंस हुआ था उसके इमीडिएटली पहले बनाए गए थे या उससे 1 आध साल जो पहले लॉज बनाए गए थे, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके उनके खिलाफ हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज वॉइड। और उनको जो कोर्ट है वो उनको इनकंसिस्टेंस और वर्ड बता सकती है या उनको इनकंसिस्टेंस एंड वर्ड डिक्लेयर कर सकती है। इसके अगेंस्ट केस हुआ पहला हुआ बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस ऑफ 1955। इसमें सुप्रीम कोर्ट लाया प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स, और इस प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स के अंतर्गत बोला गया कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस हैं, जो मतलब संविधान को इनेक्टमेंट से पहले जो लॉस बने थे जो आज भी यूज हो रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के डेरोगेटरी हैं या पार्ट 3 के अगेंस्ट हैं या पार्ट 3 के जो प्रोविजंस हैं उनसे मेल नहीं खा रहे हैं, तो उनको आप खारिज करने से, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने से अच्छा है कि आप उसको जो शेडो में रख दो फंडामेंटल राइट्स की। मतलब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है बट उनका कोई ऐसा खास यूज नहीं हो रहा है, दे आर अंडर द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आगे अगर फ्यूचर में ऐसा कोई लॉ बनता है जो इन दोनों फंडामेंटल राइट्स और उस लॉ के बीच की जो कॉन्ट्रावेंशन है उनको खत्म कर देता है, तो उन लॉ को फिर से आप शेडो से हटाकर मेन पार्ट में ला सकते हैं और उनको फिर से आप यूज कर सकते हैं। मतलब बोला गया कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, क्योंकि वो संविधान इनेक्ट होने से पहले के हैं, तो उनको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने से अच्छा उनको फंडामेंटल राइट्स की शेडो में रख दें, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट रहेंगे बट अभी कोई यूज नहीं है जब तक ऐसा लॉ नहीं आ जाए जो फंडामेंटल राइट्स और उनके बीच की जो इनकंसिस्टेंसी है उसको खत्म नहीं कर देता। फिर आगे आया दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1959। इसमें कोर्ट ने बोला कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर लग सकती है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे नहीं लग सकती। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो संविधान के एक्ट से पहले बने गए थे, तो उनको पता नहीं था कि आगे संविधान में कौन कौन से लॉज हैं। बट जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो तो पहले से ही मेंशन है ना, जब संविधान बना उसके बाद आए ना। तो अगर ऐसे लॉ बना रहे हो जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के पार्ट 3 के खिलाफ है, दे आर इनकंसिस्टेंस एंड वर्ड, और उनको निरस्त कर दिया जाए। तो ये बोला गया था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस ऑफ 1959। कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कैन बी मेड एप्लीकेबल only to pre-constitutional laws, but post-constitutional laws cannot be revived as they were void ab initio, मतलब that is from the very beginning, so they do not deserve the protection under doctrine of eclipse। फिर आया अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस ऑफ 1974। इसमें कोर्ट ने अपने जो अर्लियर डिसीजन है उसको ओवररूल किया और बोला कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैन बी केप्ट इन शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेदर देन स्ट्राइकिंग देम। जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको भी आप फंडामेंटल राइट्स की परछाई में या शेडो में रख सकते हैं, उनका खास यूज नहीं होगा बट दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आगे कोई फर्दर ऐसा लॉस आता है जो इन दोनों के बीच की इनकंसिस्टेंसी को खत्म कर देता है तो उन लॉस को आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं। सो ये बोला गया अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस ऑफ 1974 में। अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस one or more fundamental rights. If any law is made in contravention of this clause shall be unconstitutional and void to the extent of such violation। मतलब स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो हमारे संविधान में मेंशन फंडामेंटल राइट्स को ले सके या उनको एब्रेज करे या उनके खिलाफ कोई प्रोविजंस हो, ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं हो सकते। और अगर ऐसा कोई प्रोविजन या लॉ बना है तो दे आर इनकंसिस्टेंस एंड वॉइड, और कोर्ट उनको इनकंसिस्टेंस डिक्लेयर कर सकती है और उनको खारिज कर सकती है। तो ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कि कोई लॉ नहीं बन सकते हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। और 13 क्लॉज 1 बोलता है कि अगर कोई लॉस ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं तो दे आर इनकंसिस्टेंस एंड वॉइड। अब इसमें जो टर्म लॉ है उसको भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है ब्रॉडली। उसमें बोला गया है कि लॉ इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर बट ऑल्सो द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब कि ये सिर्फ लेजिस्लेचर के एक्ट को इंक्लूड नहीं करता टर्म लॉ, एग्जीक्यूटिव अगर लॉ को फोर्स करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है दैट ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉ। देयरफॉर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड्स इवन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है?
कभी कभी क्या होता है कि जैसे लेजिस्लेचर है वो अपनी लॉ मेकिंग पावर किसी अन्य अथॉरिटी को या अन्य बॉडी को दे देती है, या एग्जीक्यूटिव लॉ बना लेता है क्योंकि लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को पावर दे दिया फॉर लॉ मेकिंग, तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, शंकरी प्रसाद केस की, फिर केशवानंद भारती केस, और जो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे इमर्ज हुआ केशवानंद भारती केस से। तो ये सब के लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और केशवानंद भारती केस को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली समझाया है। तो आप उस लेक्चर को जाके देखें, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा। तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारे जो केशवानंद भारती केस से रिलेटेड लेक्चर है उसको आप देखें। और जैसे आप हमारी पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी खोलेंगे तो मैंने उसको क्रम से लगा रखा है इस लेक्चर के बाद, तो आप उसमें भी जाकर इस केशवानंद भारती केस को देख सकते हैं। बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा इन डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इन सब को आगे जाकर सारे फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक IAS।